की संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, क्या बताएंगे? इनकी संख्या कितनी है? संख्या नहीं, सॉरी, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स है, सो पूछ रहा हूँ। कहाँ से 36 से आर्टिकल्स 51। बताएंगे? 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे तो नीति निदेशक का पहला आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 36 की बात करेंगे, या फिर फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका पहला आर्टिकल 12, दोनों को दोनों आर्टिकल जो है राज्य को परिभाषा करता है, राज्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? दोनों को दोनों आर्टिकल्स किसको परिभाषित करता है? राज्य तो को। राज्य को परिभाषित करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दोनों को दोनों आर्टिकल से राज्य कहने का मतलब यह है से पूरा कोई राज्य नहीं या फिर पूरा कोई देश नहीं, राज्य के द्वारा जितनी संस्थाएं संचालित होती है, या फिर राज्य के द्वारा देश, राज्य के अंदर मतलब पूरे स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी संस्था है जिसमें राज्य का थोड़ा सा भी अंश है, ठीक है, वो सारे के सारे संस्थाएं जो होगी सो राज्य के अंतर्गत शामिल होगी। जैसे अगर हम बोलेंगे हॉस्पिटल क्या राज्य का पार्ट है? बिल्कुल, हॉस्पिटल भी आपका राज्य का हम्म। पार्ट है। क्या रेलवे राज्य का पार्ट है? बिल्कुल, रेलवे भी राज्य का पार्ट है। अगर पूछेंगे से मतलब क्या कोई स्कूल हो गया, ठीक है, मतलब मान लीजिए सार्वजनिक चापाकल क्या वो भी राज्य का राज्य। पार्ट है? बिल्कुल, सार्वजनिक चापाकल भी राज्य जी का सर। पार्ट है। लेकिन क्या कहेंगे, किसी मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी का स्विमिंग पूल क्या राज्य का पार्ट है? तो नहीं, वो राज्य का पार्ट नहीं नहीं। होगा। वहां पे आप ये नहीं कह सकते से सर ने कहा था समझ लो राज्य के अंतर्गत चापाकल स्विमिंग पूल सब कुछ आता है, लेकिन मैंने ये भी कहा से प्राइवेट संस्था है जो कि किसी व्यक्ति का निजी अधिकार होगा वो नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आप देखोगे से मतलब जो भी चीजें मतलब राज्य का हिस्सा होगा, वहां पर अगर आपके साथ अगर भेदभाव अगर किया जाता है तो वहां पे आप फंडामेंटल राइट के चीजों के लेके आप वहां पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है, मतलब वहां पे आपके अधिकार को नहीं रोका जा सकता। तो हम राज्य का डिफिनेशन की बात करेंगे तो बहुत बड़ा डिफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि जब भारत जब था, जब देश था, तो अंबेडकर जी ने जब वहां पे संविधान सभा में कुछ चीजों को कहा तो उन्होंने देखा से मतलब से छोटी छोटी जगहों पे भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, चापाकल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, नहर से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है, सिनेमा हॉल में अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, बस में ट्रेन में अलाउ नहीं किया जा रहा था। जब उनको जब फंडामेंटल राइट को लागू करने की बात आई तो उन्होंने राज्य का एक बहुत ही व्यापक परिभाषा देकर राज्य के सारे चीजों को मतलब क्या किया, समेट लिया। क्योंकि हमारे जो संविधान के जो लोग थे उन्होंने उन चीजों को झेला था, तो उनको लगा था भारत में एक नया संगत संविधान बनाना है तो हमको राज्य का डिफिनेशन को बहुत ही मतलब बड़ा करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या करना पड़ेगा, व्यापक करना पड़ेगा, ठीक है। और जब बात करेंगे, जब फंडामेंटल राइट जो लागू हुआ कुछ दिनों के बाद, डीपीएसपी को जब लागू किया गया तो शुरू में बोला इसको रखते फंडामेंटल राइट 1 नाम रखते हैं और डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट 2 नाम रखते हैं, ठीक है। तो बोला भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब इतना व्यापक जब लोगों को अधिकार दे रहे हो तो इतना व्यापक अधिकार देने के भारत के पास अभी संसाधन तो है नहीं, तो बोला ठीक है चलो राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं, और राज्य जैसे जैसे अपने आप को काबिल समझेगा वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों को देते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे डीपीएसपी जो होता है राज्य की शक्ति को मजबूत करता है, राज्य के हाथ में एक बॉल दे देता है, उसको कैसे बैटिंग करेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है जो राज्य की शक्ति को मतलब क्या करता है, कमजोर करता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार जो होता है, लोगों को मतलब स्वतः ही मतलब क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया किस तरीके से चीजों को आप समझेंगे। अब सीधा सीधा आते हैं वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे सीधे आप लोग आर्टिकल्स को याद कीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे 36 में क्या है, तो राज्यों को परिभाषित किया गया, क्या किया गया है, राज्यों को परिभाषित किसमें किया गया था, आर्टिकल 36 में बात करेंगे तो राज्यों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे, आप बताएंगे 37 में क्या है, 37 में क्या किया गया है, तो संविधान के भाग 4 के उपबंध किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। बहुत बहुत फंडामेंटल, बहुत बहुत मतलब फंडामेंटल आर्टिकल्स है, बहुत ही बेसिक आर्टिकल्स है। जैसे मैंने आपको ये बताया, नीति निदेशक के किसी भी तत्व को आप सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसके लिए जो मतलब कौन सा आर्टिकल्स उपबंध करता है, तो आर्टिकल 37। कौन सा? तो आर्टिकल्स क्या बताओगे, 37, ठीक है, याद रहेगा। तो आर्टिकल 37 आपको क्या रखना है, याद में रखना है, ठीक है। चलिए, तो भाग 4 के प्रावधानों को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ये कौन सा आर्टिकल्स कहता है? 37। 47 नहीं, 37, ठीक है। 37 ही कौन सा? बोले हैं सर। हाँ, 37, ठीक है। हमको लगा शायद हम ही सुन लिए गलत, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आप ध्यान में रखें कौन सा था, 37 आर्टिकल, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, ठीक है। किस आर्टिकल्स में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, याद करेंगे जरा इसको, ठीक है, 38 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात करेंगे 39 में, लेकिन सबसे ज्यादा जो आर्टिकल जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है 39 का ए,
निशुल्क विधिक सहायता, याद रखेगा निशुल्क विधिक सहायता किसमें है, तो क्या बताएंगे? 39 का ए। 39 के ए में है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करेंगे तो आपको 40 में दिया गया है, ठीक है। और हमारी सरकार जी। कैसी हो, ये ठीक है, कल्याणकारी समाज होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार अगर कल्याणकारी रहेगा तभी हमारा समाज भी क्या होगा, कल्याणकारी होगा। इसके लिए कल्याणकारी 41 में बनेगा। बात की गई है, सरकार मतलब कैसी सरकार होनी चाहिए, तो कल्याणकारी मतलब क्या होनी कल्याणकारी। चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ठीक है। 42 में काम काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, याद कर लेंगे, बीपीएससी कई बार पूछा है। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है, 42 में, 42 में। आर्टिकल्स 42 में प्रसूति सहायता। प्रसूति समझते हैं ना, जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है या फिर उनका जब बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तो बच्चों की देखभाल करने के लिए 6 महीने का छुट्टी का 180 दिन का छुट्टी का आई थिंक प्रावधान किया गया है। और वो पेड होता है, क्या होता है, पेड होता है। ऐसे कि 180 दिन अगर नहीं आ रही तो उनका सैलरी वगैरह कट नहीं होता, पेड लीव होता है, ठीक है, पैसा मिलता है। तो ये प्रसूति सहायता आप ध्यान में रखेंगे, 42 में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। उचित मजदूरी या शिष्ट जीवन स्तर की बात करेंगे तो कितना में, 43 में है। और ये ध्यान में 43। रखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, ये बहुत अच्छा आर्टिकल्स होता है, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, अगर आप किसी भी संस्था को चला रहे तो संस्था में काम करने वाले लोगों को अगर उसमें अगर आप साबित करोगे तो जाहिर सी बात है संस्था जो होगा वो उन लोगों के हित में काम करेगा, ठीक है। समझ रहा है ना, जैसे मान लो इंडस्ट्री चल रहा है, इंडस्ट्री के प्रबंधन में कर्मचारी अगर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या इंडस्ट्री कभी भी कर्मचारी का हित करेगा, नहीं करेगा, इसलिए 43 में शामिल किया गया। सहकारी समिति को बढ़ावा देना 43 के बी में है, याद रखेगा, तो 43 का ए, 43 का बी, ठीक है। बड़ा चर्चा में रहा है आर्टिकल 44, जिसको यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता कहते हैं इसको, जो कि गोवा राज्य में बहुत ही पहले से लागू है। अब बहुत सारे वर्तमान राज्यों में ही इसको लागू करने की बात चल रही है। ये बड़ा आपका मेंस के लिए बड़ा मतलब हिट टॉपिक बन जाता है यूसीसी, ठीक है। तो ध्यान में कितने में यूसीसी है, तो क्या बताएंगे, 44। 44 में, ठीक है, 44 में, ठीक है। 45 में आएंगे तो शिशु और बालकों की देखभाल करने की बात कर रही है। अगर आप गांव में जाते हैं तो वहां पे देखेंगे आंगनवाड़ी संस्थाएं काम करती है, जो कि 5 साल से छोटे बच्चों को मतलब वहां पे मतलब ध्यान में रखेंगे देखभाल किया जाता है, भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। तो शिशु और बालकों की देखभाल करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, राज्य की होगी, ये केवल माता पिता का ही होगी, राज्य राज्य का। की भी होगी, ठीक है। राज्य जो होता है बिल्कुल माता पिता की तरह काम करता है। राज्य इज द टाइप्स ऑफ गार्जियन, क्या होता है, राज्य क्या होता है, गार्जियन होता है। गार्जियन से क्या क्या मतलब बात तय की जाती है, गार्जियन कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करेगी। इसलिए राज्य को मतलब हमारे संविधान में क्या बनाया गया था, हमारे संविधान में राज्य को गार्जियन बनाया गया, क्या बनाया गया है, गार्जियन बनाया गया। गार्जियन क्या अपने बच्चों के लिए क्या बुरा भला सोचेगी, नहीं सोचेगी। लेकिन क्या बच्चा जो कभी कभी बोलेगा से मुझे आईफोन दिला दो, तो क्या माता पिता तुरंत आईफोन दिला देंगे कि नहीं दिलाएंगे, माता पिता बोलेंगे ठीक है दिलाएंगे लेकिन हमको उस काबिल होने दो तब हम नहीं तुमको लगेगा। दिलाएंगे। राज जस्ट उसी तरीके से बिलोंग होता है, जब आप अनुचित मांग को करते हैं तो राज्य कहता है हम अभी इसके काबिल नहीं है, हमें उसके काबिल बनने दो, फिर वो अधिकार हम तुमको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर। शिशु और बालकों की देखभाल की बात करेंगे तो आर्टिकल 44, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 46 में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य कमजोर वर्गों का शोषण से बचाव करने के लिए डीपीएसपी का आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 46 काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 47 आर्टिकल्स बड़ा चर्चा में रहा, पोषण जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आर्टिकल्स 47 में आता है। अब राज्य का क्या है, राज्य एक गार्जियन की तरह काम आता है, तो पोषण में जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में मतलब बढ़ावा देने के लिए काम किसका है, राज्य का ही है, ठीक है। तो राज्य का, तो राज्य देखेंगे इन सब चीजों को प्रभावित करने वाला जो कारण जो होगा उसको रोक लगाने के काम करेगा। इन सारे चीजों को प्रभावित करने वाला काम कारण क्या है, ड्रग्स है, शराब है, गुटखा है, सिगरेट है, तो राज्य इस पे प्रतिबंध लगाने का काम कर, जितने भी नशीले पदार्थ है जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है सभी को मतलब कौन करेगा, तो राज्य उस पे प्रतिबंध लगाएगा। इसके लिए 47 है। इसी 47 आर्टिकल्स को आधार बना के बिहार में शराबबंदी की गई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पीने वाले थे, वो लोग चले गए भाई साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे गए, क्योंकि उन्होंने बोला से भाई साहब को खाने और पीने की आजादी है जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है, क्या कहा, खाने और पीने की आजादी है जो कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 47 जो था उसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पर्वतनीय नहीं है। कौन सा आर्टिकल कहता, 37 कहता है कि आप
फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या बोलता हूँ डीपीएसपी के किसी भी प्रावधान को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाटा बाय बाय, सभी लोगों का जो चीजें जो थी उसको मतलब क्या किया, छांट दिया, ठीक है। अब वैज्ञानिक और कृषि पशुपालन की बात करेंगे तब 48 में ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ में 40 ये कई बार पूछा गया, आप 48 की बात करेंगे, 48A की बात करेंगे, तो वैज्ञानिक और कृषि पशुपालन की बात करेंगे तो 48 में है, जबकि 48 की ए में बात करेंगे पर्यावरण और अन्य वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे राज्य का ये भी कर्तव्य होता है, तो भाई साहब हमारे यहाँ जो मतलब जो वस्तु जो है, जो राष्ट्रीय स्मारक है या फिर प्राचीन मोन्यूमेंट है, उसका संरक्षण करना किसका कर्तव्य होगा, ठीक है, राज्य का ही मतलब क्या करेंगे, एक तरह से उसका मतलब क्या है, पॉलिसी बनेगी, तो इसके लिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि कई बार एग्जाम में बोला, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, मतलब न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है, फ्री बॉडी है, ठीक है, कार्यपालिका फिर विधायिका कार्यपालिका का उससे मतलब पृथककरण किया गया है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है इसमें रखा है, न्यायपालिका का किसी कार्य में कार्यपालिका का किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं होगा, 50 में है। और ये बहुत अच्छा है, राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, जो कि 51 में है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो है, ठीक है, मैंने बताया आपको जो कि क्या है डीपीएसपी के आर्टिकल से। अब मैं आर्टिकल्स का नाम लूंगा नहीं, मैं इधर का बताऊंगा, आप लोग सीधा सीधा बताएंगे जो किस आर्टिकल में। सबसे पहले बताइए, ठीक है, बताइए राज्य को परिभाषित किया गया है, किस अनुच्छेद में राज्यों को परिभाषित किया गया है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, वेरी गुड, 36 द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई, किस अनुच्छेद में बात की गई है, क्या बताएंगे, 40 में, बहुत अच्छे, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेंगे, किसमें बात की गई है, क्या बताएंगे, 39 के ए में बात की गई, बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया, ठीक है। बताएंगे सहकारी समितियों की बढ़ावा देने की बात किसमें की गई है, क्या बताएंगे, 43 के ए या फिर 43 का बी में बताएंगे, 43 के बी में, ठीक है। बाल शिशु और बालकों की देखभाल के लिए किस आर्टिकल्स में प्रावधान किया गया है, क्या बताएंगे, बिल्कुल 45 में, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन की बात किसमें कही गई है, क्या बताएंगे, 48 में, बहुत सुंदर। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात किसमें कही गई है, क्या बताएंगे, 50 बहुत सुंदर। किस अनुच्छेद को आधार बना के बिहार में मद्य निषेध किया गया है, तो क्या बताएंगे, 45, बिल्कुल, बहुत सुंदर। 45 राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया, तो क्या बताएंगे, 51 में, बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। यूसीसी की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो किस आर्टिकल्स में किया गया, तो क्या बताएंगे। चलिए, किस राज्य ने हाल फिलहाल में एक बिल पास किया है जो कि बताया गया हम भाई यूसीसी के सारे प्रावधानों को लागू करेंगे, वो कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, कौन सा खंड, उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान में रखिए, पहला राज्य बन सकता है जो यूसीसी के सारे प्रावधानों को लागू करने वाला आजाद भारत में, ठीक है। चलिए, प्रसूति सहायता के उपबंध की बात करेंगे, किसमें किया गया है, बात बताएंगे आप, बिल्कुल 42 में। आप चलते हैं, चीजों को थोड़ा इधर लेके चलते हैं, 4 में ना क्या करंट अफेयर नहीं होगा सर, एक ये मनरेगा भी आता है 43 वाले में, मनरेगा 43 में उचित मजदूरी व शिष्ट जीवन 43 स्तर, वाले मतलब में राज्य को ये कर्तव्य होगा से भाई साहब अपने लोगों को एक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप काम दो। तो राज्य का ये काम नहीं होगा सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाके टीसीएस में रिलायंस में जाके नौकरी दिला देगा। राज्य के क्षेत्र के अंदर जो कार्य होने वाली जो चीजें जो होगी उसमें राज्य आपको नौकरी देगा, जो कि 43 में मनरेगा हो गया, ठीक है। इसी में राज्य आपको उचित मजदूरी और साथ में काम की गारंटी भी देगी, कम से कम मनरेगा में कम से कम 100 दिन को काम का अधिकार मतलब राज्य प्रदान करेगी। तो क्या सैलरी फिक्स होगा, नहीं, वो वेतन जो होगा सॉरी प्रतिदिन की मजदूरी आपको दी जाएगी वो फिक्स नहीं होगा। किसी राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो सकती है तो मनरेगा वालों की यहाँ पे सैलरी वेतन अधिक हो सकती है, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कम हो सकती है, लेकिन कम से कम आई थिंक 250 रुपया का इसमें रखा गया है और 100 दिन का काम का प्रावधान रखा गया। लेकिन किसी राज्य में काम ज्यादा मिल सकता है, किसी राज्य में काम नहीं। तो इसीलिए डीपीएसपी के किसी भी प्रावधान को लेके आप ये चैलेंज नहीं कर सकते से मतलब सर इसमें है तो दूसरे राज्य में भी वैसा ही होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक ऐसा बॉल है जो कि राज्य के खेमे में है, राज्य अपने हिसाब से वहां पे बैटिंग कर सकती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है राज्य जो है कितना अधिक संपन्न है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे हरियाणा वगैरह में 350 रुपया है इसके मजदूरी,
कम से कम 100 दिन का काम ओपन करना, कहीं का पे 150 दिन का काम दिया जाता पैसे है। के मामले में हरियाणा है और राजस्थान है, ज्यादा दिन काम देता है। बिल्कुल, हाँ, तो वही अंतर है। तो ये आपको 30 क्या बोलते हैं, ये आपको 43 में ही है, ठीक है, मनरेगा वाला 43 में ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सीधे आप नहीं कहोगे शराबबंदी किसमें है, शराबबंदी कहना भी जो भी पढ़ाता है शराबबंदी 47 में वो बेवकूफ आदमी है, ठीक है। यहाँ पे वैसे सारे चीजों को बंद करना जो कि आपको हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। अब शराबबंदी 47 में, जी सर। ड्रग्स किसमें है, गुटखा किसमें, सारा इसी में है। वैसे सारे नशीली पदार्थों का राज्य उस पर बंद कर देगी, जो कि आपके स्वास्थ्य को या फिर आपके जीवन स्तर को सीधा सीधा प्रभावित करता है, ठीक है। 47 के आधार पे शराब को बंद किया गया, ना कि मतलब शराब को बंद करने के लिए 47 आर्टिकल्स है, ठीक है। सारे चीजें, ड्रग्स बैन है, ठीक है। वो क्या नशीला क्या कुछ सूंघ सूंघ के जो आदमी सब करते रहता है क्या क्या, सारा कुछ को मतलब बंद कर दिया गया है, ठीक है, 47 को आधार बना के। चलिए चलिए आप चलेंगे, आप थोड़ा डिटेल से प्रश्न को पढ़ते हैं। आई थिंक स्क्रीन दिख रही है आपको। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे, परिभाषा की देखेंगे तो सबसे पहले डीपीएसपी को अगर पूछेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, सिद्धांत क्या है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कायम करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, ठीक है। समाज में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कायम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम है। पूछेगा भाग बताएंगे भाई साहब कौन सा भाग है, तो भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेद है। प्रभाव कहां से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन में ये शामिल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैसा सिद्धांत है, तो पहले ही मैंने बता दिया गांधीवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है, क्योंकि गांधीवादी गांधी जी इस तरह का राम राज्य की कल्पना चाहते थे, ठीक है। उसकी बहुत सारी झलक जो है आपको डीपीएसपी में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसके बहुत सारे चीजों की बातें की गई, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा, भाई चरखा को बढ़ावा दो, ठीक है, लोकल चीजों पे मतलब फोकस करो। गांधी जी मतलब पशु हिंसा के बहुत मतलब करे मतलब विरोधी थे, ठीक है कि नहीं। मजदूरों के बहुत बड़े हितकर थे, लघु कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। और गांधी जी शराब के बहुत बड़े खिलाफ थे। उन्होंने बहुत मतलब जब दिल्ली में दिल्ली पैक्ट जब होता है, इरविन से जब मिलते हैं, तो वो जो 11 सूत्री आई थिंक कार्यक्रम जो था, 11 सूत्री जो मांग जो रखी थी, उसमें से एक मांग को उन्होंने ये भी रखा था, जो भी मतलब शराबे की दुकान है उसको मतलब बंद करा दिया जाए। तो गांधी जी का जो सपनों का भारत कैसा, उसका झलक कहाँ पे देखने को मिलता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, आप देखेंगे इसे जो मतलब कैसे कैसे मतलब ये सारे आर्टिकल्स मतलब प्रभावी होते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 38(2) को 24वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 39(F) को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 39(A), जिसमें 39(A) में क्या है, 39(A) में क्या है बताया था, इंपोर्टेंट है आर्टिकल्स को याद रखने के लिए। निःशुल्क विधिक सहायता। बिल्कुल ठीक है। 42वां सब ये ध्यान रखिए, सीधे सीधे पूछ देता कब इसको शामिल किया गया, ठीक है, तो 1976 में शामिल किया गया, ठीक है। 43(A) की बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन ये भी 1976 में। 43(B) की बात करेंगे तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में। ये बड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 45 कब शामिल किया गया, तो ये आपको 2002 में शामिल किया गया था, 86वां संविधान संशोधन। अगर पूछेगा तो ये 45 को 86वां संविधान संशोधन में 2002 में से, तो ये आपको फंडा में, जैसे शिक्षा का अधिकार की बात करेंगे ना, जो बालकों के लिए है वो 45 में है, मतलब डीपीएसपी में है, ठीक है। ड्यूटी में भी है, क्योंकि 86वां संविधान 2002 को जो हुआ तो उसमें ड्यूटी में भी इसको शामिल करे। 11वां नंबर का ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। और शिक्षा का अधिकार जो है आपका मतलब फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। किस आर्टिकल में मतलब मौलिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता है, क्या भाग 4 कम है, 51 कम है, 51 कम है, नहीं नहीं तो मौलिक कर्तव्य है ना 51 के कम, 21। अरे नहीं मैम, मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार किसमें है, आर्टिकल्स बताइए। में है। हाँ 21 का है। बिल्कुल 21 का एम है, वही पूछ रहे थे, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया मौलिक अधिकार में। देखिए कितना इंपोर्टेंट, 21 के ए में शामिल कर दिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया गया, जो कि मतलब 45 में शामिल किया गया, ठीक है। और इधर कारी जाकर आपको क्या बोले, ड्यूटी में भी शामिल किया, कर्तव्य में, जो कि 11वां नंबर का ड्यूटी बना दिया गया, ठीक है। लेकिन राज्य को बोला गया भाई साहब ऐसा करो से तुम ऐसा करो से तुम ऐसा करो, छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम करो, ठीक है। छोटा बच्चा जो नन्हा मुन्ना बच्चा होता 5 वर्ष से नीचे का, ठीक है। उसके बाद बोला गया भाई करे एक ऐसा ड्यूटी बना देते हैं जिसमें ड्यूटी में किसका काम रहेगा,
ड्यूटी किसके लिए होता है? गार्जियन के लिए होता है। लेकिन गार्जियन क्या आपका राज्य एक तरह से गार्जियन का भी भूमि, सरकार एक तरह का गार्जियन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया गार्जियन के अलावा भी मतलब क्या क्या स्टेट को भी ड्यूटी दिया गया। स्टेट उस तरह का मतलब माहौल उत्पन्न कराएगा जिससे गार्जियन अपना ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा मतलब देने का प्रावधान किया गया, जिसके आधार पर आपका सरकारी स्कूल पढ़ता है। सरकारी स्कूल में नामांकन करवाने जाते हैं तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, और जब तक आप वहां से मैट्रिक वगैरह करते किसी भी तरह का आपको शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता। हाँ, फॉर्म वगैरह भरने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का मंथली पैसा आपसे नहीं लिया जाता। लिया जाता है क्या? नहीं सर। लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 21 के ए में भी आपको रखा गया, तो बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 48 ए को 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही शामिल किया गया था। आप देखेंगे यहाँ पे इसकी मतलब विशेषताएं क्या है, मतलब ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी से आपको यहाँ पे इन सारे प्रावधानों को मतलब, ठीक है, लागू करने की मतलब जरूरत पड़ी, ध्यान में रखिएगा। तो टीपीएसपी की बात करें विशेषताएं क्या क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे ये एक ऐसे विचार के रूप में है जिसे राज्य द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य के ऊपर आप किसी भी तरह का प्रतिबंधित नहीं है, सर नहीं, राज्य को देना ही पड़ेगा, ठीक है। जबकि राज्य मौलिक अधिकारों को सारे चीजों के लिए देने के लिए मतलब क्या है, वो बेचारा मजबूर है, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है सब ऐसे विचारों को मतलब लागू करे ताकि सपनों का भारत, ठीक है, गांधी जी का भारत का जो विचार जो था वो बन पड़े, ठीक है। राज्य के ऊपर ये प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है। गैर न्यायोचित है, मतलब इसको इसके प्रावधानों को लेकर, ठीक है, आप कहा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम मनरेगा में काम करेंगे और हरियाणा में 350 रुपया मजदूरी मिलता है, हमको भी बिहार में 350 रुपया दो, नहीं तो हम बिहार सरकार को लेके हम जा रहे सुप्रीम कोर्ट में केस करने। तो ऐसा कोई व्यक्ति चैलेंज करके किसी कोर्ट का दरवाजा जो है नहीं खटखटा सकता है, ठीक है। और इसीलिए ये मतलब क्या होता है, गैर न्यायोचित है, जो कि आर्टिकल्स किसमें बात किया गया, तो 37 में बात किया गया है, ठीक है। चलिए, राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण, ठीक है। राज्य की जो मनमानी शक्ति है, राज्य क्या बहुत बड़ा मतलब मजबूत एक संस्था होता है, कोई भी सरकार से बड़ा मजबूत पिलर कोई नहीं होता है, ठीक है। सरकार मिशनरी जो होती है बहुत ही लंबे चौड़े स्तर पे काम करती है, तो राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण कराने के लिए भी मतलब होता है, ठीक है। अब देखेंगे प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे हमारा जो प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ठीक है, बहुत सारे मतलब न्याय की बात किया है, ठीक है। हमारा समाज कैसा हो, हमारा राजनीतिक स्तर पे, ठीक है, न्याय की बात किस प्रकार से करेंगे, तो प्रस्तावना का जो झलक जो है, प्रस्तावना का जो प्रावधान जो है उसको मतलब विजन का विस्तार की बात करेंगे तो आपको डीपीएसपी में देखने को मिलता है, ठीक है। नैतिक दायित्व भी होती है, बहुत सारा नैतिक दायित्व है। गार्जियन का नैतिक दायित्व होता है बच्चे को अच्छा शिक्षण दे, बच्चे को नाशक पदार्थों से मतलब क्या करे, मुक्त रखे, ठीक है, बच्चे को पढ़ावे लिखावे, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है गार्जियन का। मैंने क्या बताया, राज्य जो है गार्जियन की तरह बिलोंग करता है, इसलिए नैतिक दायित्व का पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है, जिस तरह से गार्जियन का कर्तव्य होता है। तो उस सारे चीजों को मतलब इसमें मतलब शामिल किया गया। अगर आपसे पूछेगा डीपीएसपी की विशेषताएं क्या क्या है, इस सारे फैक्ट को बनाकर उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, भर के नंबर मिलेगा। थोड़ा मतलब वो ग्राफ वगैरह क्या हो रहा है, डायग्राम वगैरह बना देते हैं तो, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण क्या होता है, देखेंगे राज्य एक ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, ठीक है। केवल ऐसा राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए राज्य का कुछ वर्गों का कल्याण हो, मतलब ऐसा राज्य का निर्माण करना है जो कि मतलब दबे से दबे लोगों, नीचे से मतलब एकदम जो क्या बोलते हैं, एकदम जो छोटे से छोटे मतलब व्यक्ति भी जो कि दबे से दबे लोग उनके तक भी मतलब राज्य की पहचान पहुंच हो सके, और उन सारे को मतलब क्या वहां से मतलब क्या हो सके, राज्य का मतलब वैसे लोगों का मतलब कल्याण हो सके। राज्य इसके लिए बहुत सारे कुछ कर सकती है, ठीक है। जैसे देखेंगे अभी बात करेंगे तो अभी राज्य ने, अभी बिहार सरकार ने मतलब क्या कि जातिगत आरक्षण करवा के कुछ लोगों को मतलब आरक्षण देने की बात कही, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो राज्य चाहेगा तो जो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हाँ ध्यान में रखना है कानूनी दायरे में रह के करना है, और ऐसा कुछ मतलब नहीं कर देना जो कि सीधे मौलिक अधिकार से टकराव हो, क्योंकि मौलिक अधिकार अपने आप में बहुत ही बड़ा बाहुबली है, ठीक है। मौलिक अधिकार से जो टकराएगा वो मतलब क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार से नहीं टकरा सकते हैं आप, ध्यान में इसको रखेंगे। जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को लेकर भी मामला हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए डीपीएसपी के वर्गीकरण, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सा आर्टिकल जो है डीपीएसपी में गांधीवादी, इसको जरा रट लीजिएगा, ठीक है। 40, 43, 43 का भी, 46, 47, 48। अब यहाँ पे देखिए मैं इस आर्टिकल्स को बहुत ही आसानी से याद करवा दूं। मैंने बोला गांधी जी जो है, ठीक है, एक राम राज्य का कल्पना चाहते थे। राम राज्य क्या होता है, तो राम राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां पे सभी लोग मतलब रहे, खुश रहे, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, राम जी राज्य की सर। कल्पना तभी हो सकती है, ठीक है, जो कि मतलब ग्राम पंचायत में राम राज्य की बात कही गई, जो कि आर्टिकल जो है 40 है, ठीक है। 3 को पहले याद करो, गांधी जी जो थे पशु बलि के बहुत, पशु के मतलब पशुओं के संरक्षण के बहुत बड़े समर्थक थे, और उन्होंने पशु बलि की हमेशा निंदा की है, ठीक है। तो आर्टिकल्स 48 आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब गांधी जी तो शराबबंदी के बहुत बड़े घोर विद्रोही विरोधी थे, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, गांधी जी ने जब इनसे मिला था, क्या नाम है इनका, इरविन से जब मिला था, तो शराबबंदी बंद करने की उन्हें अनुशंसा भी की थी। तो 47 याद करिएगा। अब 46 में क्या है बताइए, अब 43 में क्या है? 6 में जब के SC/ST लिए का तो बिल्कुल। अब 43 में पहले क्या है, मनरेगा वाला ना, हाँ, कुटीर उद्योग कामगारों का, ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल, तो गांधी जी तो कामगार के बहुत बड़े समर्थक, कुटीर उद्योगों के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसके जी। लिए तो 40, 43, 43 के बी, ठीक है। 46 में क्या है? SC/ST का है। बिल्कुल, हाँ, एससी एसटी के उत्थान के कमजोर लिए वर्गों काम के करेंगे, शोषण ठीक से है। बचाव। हाँ, मतलब कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है। तो गांधी जी कमजोर वर्गों के बहुत बड़े मतलब क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। तो इस सारे के सारे आर्टिकल्स जो है आपके डीपीएसपी में शामिल किया गया। जहां से किसकी झलक दिखती है, तो गांधीवादी झलक दिखती है, ठीक है। कौन सी झलक दिखती है, तो गांधीवादी झलक दिखती है। लेकिन क्या जरूरी है कि क्या इस आर्टिकल्स में केवल गांधीवादी झलक दिखती है? क्या अगर बात करेंगे आर्टिकल नहीं। 47 की बात करेंगे, तो यहाँ से शराब जैसे कि से मादक पदार्थों का सेवन से राज्य प्रतिबंधित करती है। तो गांधीवादी जी क्या इसके गांधी जी मतलब समर्थित है क्या? ये आर्टिकल जो होगा, क्या समाजवादी लोग इसके समर्थक नहीं होंगे? क्योंकि समाज ही तो अच्छा बनेगा कि नाशक पदार्थों का बंद करोगे बिल्कुल तो। होंगे जी तो कुछ सर। आर्टिकल्स बात करेंगे गांधीवादी के साथ साथ समाजवादी भी है, ठीक है। कुछ आर्टिकल जो है गांधीवादी के साथ साथ मतलब क्या है, समाजवादी है। लेकिन क्या समाजवादी आर्टिकल्स की बात करेंगे, सारे गांधीवादी आर्टिकल्स ना तो समाजवादी है, ना तो सारे समाजवादी आर्टिकल्स ना तो गांधीवादी है। लेकिन कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो गांधीवादी भी है, समाजवादी भी है? तो 43 याद रखिएगा। 43, और 47। 47 याद रखिए, 47 में शराबबंदी है जो कि हर व्यक्ति चाहेगा। और 43 में बात करेंगे कामगार को लेके है, तो भाई देखेंगे समाजवाद में समाज को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, तो इसके लिए 43, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए आप लोग, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका प्रीमियम मतलब जो पेड क्लास है उसका उसका मैं आप लोग को बता रहा हूँ वहां पे किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उन्हीं सारी चीजों का आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग उधर है उनको जी तो बाद सर। में पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अगर पूछेंगे समाजवादी और गांधीवादी में अगर कौन से आर्टिकल से अगर समानता है, तो ध्यान में रखिएगा 43 और 43 और 47 47। दोनों में समानता देखने को मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। आप ये समाजवादी आर्टिकल्स नहीं याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल के टोटल चीज जी आपको ध्यान सर। में रखना है, ठीक है। उदारवादी आर्टिकल्स, अब उदारवादी आर्टिकल्स गांधी जी के आर्टिकल से भाई साहब बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। क्या होगा? बहुत ज्यादा अलग होगा, ठीक है। लेकिन एक आर्टिकल्स में आपको समानता देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर आर्टिकल्स अलग होगा। क्योंकि उदारवादी आर्टिकल्स में जैसे कि यहाँ पे मतलब कुछ चीजों को खिलाफ बात करेंगे जो कि गांधीवादी में नहीं होता। जैसे 44 में क्या बोला गया, गांधी जी क्या चीज के समर्थक, जैसे आरक्षण की बात करेंगे, या फिर वैसे लोगों की बात करें जो समाज में बहुत अधिक दबे हैं, उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए उनको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। उसको किल करने के जी लिए सर। कौन सा आर्टिकल्स काम करेगा? 44 काम करेगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि उदारवादी जो होगा से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो 44, 45, 48 का 49 की बात करेंगे, 50 की बात करेंगे, 51 की बात करेंगे, तो सारे के सारे आर्टिकल जो है, ठीक है, उदारवादी आर्टिकल से। तो ध्यान में रखें, डीपीएसपी का वर्गीकरण हम लोग गांधीवादी अनुच्छेद के आधार पे, समाजवादी अनुच्छेद के आधार पे और उदारवादी अनुच्छेद के आधार पे करेंगे। अब बस आप इतना ध्यान में रखें, इसके आर्टिकल्स याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी में वर्णित है जो कि मतलब गांधीवादी सिद्धांत को या फिर गांधीवादी के आदर्श व्यवस्था को दर्शाता है? तो आपको ध्यान में रखेंगे, 40 दे देगा, 43 दे देगा, 43 का बी दे देगा, 47 दे देगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, या फिर हो सकता है उदारवादी का कुछ आर्टिकल्स को डाल दे और साथ में गांधीवादी का 2 आर्टिकल्स को डाल दे। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भूलने वाली चीजें हैं, इसीलिए ये आपको ये रटना ही पड़ेगा। आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो ऐसे ऐसे लगभग आपको 150 क्लास जो होगा नोट्स के तौर पे आपको शॉर्ट टाइम रिवीजन आपको पेड क्लास में कराया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लगभग 150 क्लास आपको करवाया जाएगा, ठीक है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे तो सारा डिटेल्स डाला हुआ है ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देखेंगे मुख्य मुद्दे क्या निकल कर आते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो बताया ये सारी चीजें बताई,
ठीक है, ये सारा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोगों को वी शुड बी अ थिंकिंग क्रिएचर, ठीक है, हमको एक सोचने वाला प्राणी बनना है, तो हमको डीपीएसपी के केवल आर्टिकल्स को नहीं याद रखना है, ठीक है, डीपीएसपी के केवल जी सर। आर्टिकल्स को याद करके आप मेंस के 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आजकल मेंस में भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि उलझा देंगे, 4-4 5 स्टेटमेंट देना है। तो हमको मतलब सबसे पहले डीपीएसपी के जो मुख्य मुद्दे जो है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई साहब, डीपीएसपी की बात करेंगे तो गैर परिवर्तनीय क्यों है, मतलब इसके लेके लोग मतलब इतना सीरियस क्यों नहीं है, राज्य इतना सीरियस क्यों नहीं है, पब्लिक को मतलब स्वतः क्यों नहीं मिलता। तो सबसे सिंपल कारण है, अगर डीपीएसपी अगर गैर परिवर्तनीय है तो सबसे पहले राज्य के पास संसाधनों की कमी है। अब बिहार जैसे राज्य में, ठीक है, बोलेंगे भाई साहब तुरंत यूसीसी लागू कर दो, कुछ ऐसा चीज लागू कर दो जो कि मतलब पूरी तरीके से मतलब उसके पक्ष में नहीं, तो बहुत सारे लोग इसके, राज्य भी उसके लिए तैयार नहीं होगा, लोग भी इसके पक्ष में नहीं होंगे, ठीक है। तो गैर परिवर्तनीयता का सबसे पहले कारण है राज्य के पास क्या है, संसाधनों की कमी है। दूसरा है निरक्षरता का अधिक होना, ठीक है, मतलब डीपीएसपी के सारे चीजों को समझने के लिए हमारा एक समाज क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे पुर्तगीज राज्य हुआ करता था आपका क्या, गोवा, तो वहां पे एजुकेशन की बात करेंगे सब कुछ मतलब बढ़िया है, तो वहां पे यूसीसी चल जाता है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से आप बिहार में चाहे कहीं भी बात करेंगे, जहाँ पे सिंगल मैरिज की बात करेंगे, सिंगल कानून की बात करेंगे, तो बहुत लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, जैसे समाज में एक तरह की मतलब दूरी मतलब पैदा होने लगेगी, ठीक है। ऐतिहासिक प्रभाव भी कारण रहा है, विविध सामाजिक पर समाज में बहुत है डाइवर्सिटी, ये सारे के सारे गैर परिवर्तनीय के कारण है। आप देखेंगे, ठीक है, यूसीसी बड़ा चर्चा बना, अनुच्छेद 44 में जो है यूसीसी की बात कही गई है, आर्टिकल्स आप लोग को रटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यदि नागरिकों पर लागू होने वाला, ठीक है, व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट या समुच्चय, इसका आशय कि धर्म और वर्ग आदि से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से, मतलब पूरे देश में क्या होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए, इसके लिए यूसीसी है। मतलब धर्म का आधार, ठीक है, और वर्ग के आधार पे कानून नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यूसीसी के पक्ष में क्या तर्क है, यूसीसी के विपक्ष में क्या तर्क है। अगर आपसे पूछेगा यूसीसी के फेवर में क्या तर्क दोगे, तो यह कानून के सामने समानता स्थापित करने में सहायक होगा। अगर पूरे देश में सबके लिए एक समान कानून अगर कर देंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, इससे आपको ध्यान में रखेंगे, इससे आपको क्या चीज होगा, तो आप देखेंगे, ठीक है, तो मतलब कानून क्या हो जाएगा, सबके लिए मतलब समान हो जाएगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण को मतलब बढ़ावा मिलेगा, मिलेगा ना, वोट बैंक की राजनीति को मतलब कम किया जा सकेगा, खाप पंचायत जैसे अनौपचारिक निकायों की भूमिका को कम करेगा। खाप पंचायत अब जाएंगे तो मुख्यतः हरियाणा जैसे राज्यों में लागू है, एक तरह के ग्रामीण संस्थाएं होती है जो कि बहुत अधिक मजबूत है, वहां पे मतलब शादी किस तरीके से होगा, ब्लड ब्लड का क्या रिलेशन होगा, महिलाएं किस तरह की कपड़े पहनेगी, महिलाएं मतलब जींस पहनेगी कि नहीं पहनेगी, महिलाओं का फोन रखना अलाउ होगा कि नहीं होगा, विवाह किससे किया जाए, इन सब चीजों को पूरी तरीके से मतलब क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया खाप पंचायत में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहां तक कि मतलब खाप पंचायत इस तरीके से काम करता है, ठीक है, कई मैंने मूवी देखा, मैंने पर्सनली भी इस चीज को मतलब मूवी के माध्यम से न्यूज़पेपर में देखा है, मतलब पूरी तरीके से मतलब जैसे किसी रिलेशनशिप को मतलब बिल्कुल भी मतलब आपका, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में शादी हो रहा है ना, तो आपके फादर से पीछे दादा दादी से भी कोई रिलेशन कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब बड़ा अजीब तरीके से काम करता है, अगर अगर उसको समाज के सभी लोग मानते हैं, समाज के सभी लोग मानते हैं, बड़ा मजबूत स्थिति में होता है वो लोग, ठीक है। सरकार भी उसके खिलाफ जानते हुए उनके खिलाफ नहीं जाती है, लेकिन अगर वही यूसीसी लागू कर देंगे तो ये सारी संस्थाएं मतलब धरल की धरल रह जाएगी। जैसे बात करेंगे, आपका एक होता है पर्सनल लॉ, ठीक है। अब पर्सनल लॉ की क्या तरह, किस तरह की पर्सनल लॉ है, तो पर्सनल लॉ में देखो कि मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है, ठीक है, ईसाई ने भी अपना पर्सनल लॉ बना लिया। जैसे बात एक कोर्ट मैरिज अगर करने की बात होती है, तो एक हिंदू व्यक्ति जो होता है कोर्ट में जाता है, जहां पे लड़की भी होती है लड़का भी होती है, 2-3 गवाह होते हैं, उनके बाद उनका मैरिज होता है। जबकि ईसाई में बात करेंगे तो वो चर्च में अगर शादी करते हैं तो उसको मतलब गवर्नमेंट वैलिड कर देती है, मतलब चर्च के पास ये अधिकार है, से मतलब ईसाइयों की शादी को वैलिड करना, ठीक है, कहाँ का मतलब न्याय है। तो ये तो धार्मिक आधार पर आप दे रहे हो ना। पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो उन्होंने अपना पर्सनल कानून बना चुका है, जिसमें से मतलब आई थिंक 2 या 3 मैरिज करने का मतलब उनका वो होता है, राइट होता है, ठीक है। तो इन सारे चीजों जो है इनके विपक्ष में मतलब तर्क जाता है। जैसे बात करेंगे पर्सनल लॉ का पुराना इतिहास, उसे त्यागने में कठिन है, व्यापक समिति का अभाव है, मतलब सहमति नहीं है, कोई भी चाहेगा, इतना अधिक राइट्स मिल चुका है, यूसीसी आने पे सारा खत्म हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति तो नहीं चलेगा ना, इसके प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उसका राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, ठीक है, सरकारें भी नहीं चाहती है, ठीक है। उसके व्यापक सांस्कृतिक विविधता के कारण एकल पर्सनल लॉ के प्रारूप को तैयार करना मतलब चुनौती भरा काम है, ठीक है।
और इसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है? सहमति और बातचीत द्वारा व्यापक रूप से समावेशी, मतलब इसको थोपने से काम नहीं चलेगा। आप इसको थोप नहीं सकते हो, आपको क्या करना, समाज के प्रत्येक वर्ग को समझा के बुझा कर उनको तैयार करना है, ठीक है, तब जाके इनके चीजों को मतलब क्या करना है, लागू करना है, ठीक है। माइक बंद करके रखिए शिवम जी, सॉरी क्या नाम है, रंजय कुमार जी, ठीक है। तो इसको आगे की राह तभी मतलब संभव हो सकती है जब सहमति और बातचीत के द्वारा सभी धर्मों को, लोगों को तैयार किया जाए, फिर इनके प्रावधानों को लागू किया जाए। किसी वर्ग को ये नहीं लगना चाहिए इसे कानून जो लाया जा रहा है उसी के हमारे खिलाफ इसका प्रयोग किया जा रहा है। समाज में असंतुष्ट की मतलब समाज में एक असंतुष्टता मतलब नहीं फैलना चाहिए, ठीक है, ऐसा भावना का विकास नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए सरकार उनके खिलाफ मतलब किसी तरह का कार्य को कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीजें निकल कर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ठीक है, कभी बात कही गई इसे डीपीएसपी को, ठीक है, मौलिक अधिकार 1 के नाम से जानेंगे, सॉरी डीपीएसपी को मौलिक अधिकार 2 के नाम से जानेंगे, तो इसीलिए कुछ कुछ मतलब दोनों में, ठीक है, अंतर भी है। जैसे देखेंगे सबसे पहले डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, जबकि फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये गैर परिवर्तनीय है, ठीक है, आर्टिकल 37 कहता है गैर परिवर्तनीय है, मतलब आप इसको लेकर, ठीक है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, जबकि इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 32 है, आर्टिकल से हाईकोर्ट वाला कौन है, 226, ठीक है। तो हाईकोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। रीट जारी करती है न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है ना, मतलब किसी भी तरह का हनन होता है तो रीट जारी करती है। साथ में बात करेंगे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र नागरिक का अधिकार जो है आपका क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समूह केंद्रित है, ठीक है, समूह केंद्रित है, मतलब ये किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के काम नहीं करती है, समझ रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को केंद्र में रखे, जबकि ये क्या व्यक्ति केंद्रित है, ठीक है, प्रति व्यक्ति को मिल जाता है ये, ठीक है, जबकि क्या समूह केंद्रित होता है, ठीक है। ये राज्य का सकारात्मक दायित्व है, ठीक है, अगर देखिएगा, ठीक है, राज्य का सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकार जो होता है प्राकृतिक में कैसा होता है, नकारात्मक है। प्राकृतिक में कैसे मूल अधिकार नकारात्मक है, निजी व्यक्ति और राज्य पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। मूल अधिकार की बात करेंगे निजी व्यक्ति पे और राज्य पर भी, मतलब क्या, राज्य पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करता है। तो दोनों जो है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों मतलब क्या, दोनों को दोनों के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। कुछ केस वगैरह उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले डीपीएसपी की क्या, निजी व्यक्ति पे कैसे प्रतिबंध, ये नहीं समझे। निजी मतलब मान लीजिए आप लड़की हो, ठीक है, अगर मैं या फिर कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आप जाइए ना। महिला का शोषण कोई एक संस्था कर सकती है, एक निजी व्यक्ति कर सकती है, कोई भी कर सकती है। जैसे बिजली विभाग हो गया, बिजली विभाग आपको बिजली नहीं दे रहा, हर महीना मतलब खूब बढ़िया 500 यूनिट का बिल भेज दे रहा है, वो संस्था हो गया। कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, वो निजी व्यक्ति हो गया। सरकार आपके खिलाफ मतलब काम कर रही है, सरकार ने मतलब क्या किया, रातों रात मतलब 6 बज गया, सूरज डूब चुका है, ठीक है, ठीक है, 6 बज गया, सूरज मतलब क्या हो चुका है, डूब चुका है, और आपको ऐसे कंडीशन में क्या करती है, अरेस्ट कर लिया। जैसे महिला को अरेस्ट करने के लिए क्या नियम है, 6 बजे मतलब सूरज डूबने से बाद, ठीक है, सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। महिला को अरेस्ट करने के लिए आपका महिला ही मतलब पुलिस बल होना चाहिए, ठीक है, उसके बहुत सारे कंडीशन है। तो सरकार भी आपका नहीं कर सकती है, ठीक है, सरकार के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता, व्यक्ति के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता, निजी संस्था के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता। तो तीनों काम कौन करता है, फंडामेंटल राइट करता है, ठीक है। तो उसके बाद डीपीएसपी की आलोचनाएं भी होती है। सबसे पहले बात तो सबसे बड़ा आलोचना यही है, भाई साहब अधिकार तो आप दे रहे हो लेकिन इसको लागू कैसे करोगे, अगर राज्य अगर लागू अगर नहीं करती है तो इसको लेकर हम न्यायालय में जा ही नहीं सकते, तो फिर कौन सी बात हो गई। तो सबसे पहला गैर परिवर्तनीय है, अर्थात इसे न्यायालय में लागू करने की कोई कानूनी आधार नहीं है, ठीक है। दूसरी बात तर्कहीन रूप से मतलब क्या, व्यवस्थित भी नहीं है। अस्पष्टता, ठीक है, क्या मतलब क्या होना चाहिए, लागू नहीं होगा तो क्या होगा, लागू होगा तो क्या होगा, अस्पष्टता का भी अभाव है। प्राकृतिक में कैसा है, तो प्रक्रियात्मक है, कैसी प्रकृति में, तो प्रक्रियात्मक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक टकराव देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारा संवैधानिक टकराव जैसे बात करेंगे, बोलेंगे सर संवैधानिक टकराव क्या, तो आप इसमें आर्थिक न्याय की बात करते हैं। किस प्रकार की न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मौलिक अधिकार में आपको आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है, ध्यान में, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे संवैधानिक टकराव भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन डीपीएसपी का एक महत्व भी है, क्या महत्व है, तो प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोगी है, अदालतों के लिए पथ प्रदर्शक है, ठीक है,
मार्ग दिखाने का काम। अदालतों के लिए पथ प्रदर्शक यही नहीं है, मौलिक अधिकार भी पथ प्रदर्शक है, और खास करके पथ प्रदर्शक और प्रस्तावना भी काम करता है पथ प्रदर्शक का, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए उसके लिए मतलब विजन देने का काम करता है। सरकार पे सकारात्मक दायित्व लाता है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रशासनिक कार्यों में कार्यपालिका का निर्देशन देने का काम करता है। विदेश के साथ मैत्री संबंध बनाने में सहायक करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए आर्टिकल को 51 है ना साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वो हो गया, मतलब बिहार सरकार ऐसा नहीं कि नेपाल के साथ सीधा सीधा समझौता कर लेगी, क्योंकि बिहार जो है नेपाल का पड़ोसी राज्य है, नहीं। वो पे एक मतलब एक तरह का मतलब बिहार सरकार नेपाल के साथ क्या अपना संबंध भी खराब नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार के द्वारा किया गया कोई भी एक्टिविटी भारत के साथ मतलब सीधा सीधा संपर्क संबंध स्थापित होता है। तो कोई भी समझौता होगा राज्य का, चाहे कुछ भी होगा, तो मतलब एक केंद्र की मदद से ही मतलब चीजों को किया जाएगा। एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए भी आर्टिकल जो है सहायक है, ठीक है। सरकार के प्रदर्शन के लिए मानक और निर्णायक परीक्षण है, मूल अधिकारों के पूरक है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकारों का पूरक माना जाता है डीपीएसपी को, ठीक है, समझ रहा है ना। मूल अधिकारों का पूरक मतलब ध्यान, अगर डीपीएसपी से अगर टकराव होगा मौलिक अधिकार का, तो किसको ऊपर रखेंगे, मौलिक अधिकारों का, या फिर बात करेंगे किसका, इसको, मौलिक अधिकारों को ऊपर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मूल अधिकार का मतलब क्या है, पूरक है, ठीक है, सुपीरियर नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप कुछ विवाद वगैरह है जो कि निकल कर आता उसको देख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, केस है, ध्यान में, 1 मिनट रुकिए, दिख रहा है, देखेंगे। सबसे पहले जो विवाद निकले, चंपकम दोराजन वाद, साल याद कर लीजिए, साल सीधे सीधे पूछा जाता है, कब हुआ था चंपक दोराजन वाद, कब आया था, याद कीजिए साल को, बिल्कुल 1951 में, ठीक है। डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूरक के रूप में लागू होंगे, ठीक है, इसी में कहा गया कि डीपीएसपी जो है मूल अधिकारों के क्या है, पूरक है। डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, मतलब डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, ये चीजें आपको कही गई, ठीक है, चंपक दोराजन केस 1951 में, ठीक है। उसके बाद एक केस और भी आते हैं, गोलकनाथवाद, ये केस की बात करें 1967 में आता है। इस केस में क्या हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले निर्णय में परिवर्तन करते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकारों के खंडों में पूर्णतः संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर तो बोला गया भाई साहब पूरक है, डीपीएसपी के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद अगर चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता, लेकिन तुरंत मतलब न्यायपालिका साहब बदल गई, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मूल अधिकारों का खंडों का पूर्णता में संशोधन करने का अधिकार जो है संसद के पास नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 1971 में 25वां संविधान संशोधन आता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरा याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की सरकार होती है, भारत पाकिस्तान युद्ध का भी समय काल रहा है। इसके तहत अनुच्छेद में 31C को जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 14 एवं 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 39B और C के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें ये 31C को जोड़ दिया गया और कहा गया इसके अनुसार अनुच्छेद 14 एवं 19 में जो मौलिक अधिकार जो अगर उसका उल्लंघन के आधार पे अनुच्छेद 39B और C के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद सबसे फेमस केस की बात करेंगे तो 1973 का केशवानंद भारती विवाद है। केरल के मतलब एक क्या था, मठाध्यक्ष थे, मतलब मठ के जो मतलब चलाने वाला संचालन करने वाले जो थे वो थे, इनका मठ के जमीन को ले लिया गया था। उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा जारी रहेगी, हालांकि अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ संरक्षण बना रहेगा, ठीक है। मतलब आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बलवान है, ठीक है, ये द ग्रेट खल्ली हो गया आर्टिकल। जितने भी मौलिक अधिकार का प्रावधान है घूम फिर के कहीं ना कहीं 14 के आसपास ही आपको ढुलकता हुआ आपको मजबूत मिलेगा, ठीक है। मिनर्वा मिल्स का बाद जो था 1980 में आता है, ठीक है, सामंजस्यपूर्ण या फिर सद्भावपूर्ण संरचना, ठीक है, के सिद्धांत पे मतलब स्थापना हुई थी। मिनर्वा मिल्स 1980 याद कीजिए, केशवानंद 1973, 25वां संविधान से 1971, ये भी आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ठीक है। गोलकनाथ बाद, ठीक है, 1967 में चंपक दोराजन केस जो आता है 1951 में आता है, ठीक है। ये सारे प्रावधानों को आपको क्या रखना है, याद में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे डीपीएसपी की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है, तो काम करने का अधिकार, मनरेगा अधिनियम 2005, ठीक है, आर्टिकल 43, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिनको आरटीई के नाम से जानते हैं, आरटीई, आरटीआई नहीं बोल रहा हूं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है।
महिला सशक्तिकरण के विषय में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 2005 निकल आता है, ठीक है। बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्षेत्र में भी काम करता है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम जो 1960 है, इसके फेवर में भी काम करता है। तो ये सारे के सारे मतलब डीपीएसपी की क्या रही है, उपलब्धियां रही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। जब हम लोग लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से देख लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे महिला को लेकर कुछ बात है, ठीक है। समान रूप से जीविका का अधिकार, अब ऐसा नहीं से भाई साहब महिला और पुरुष में, ठीक है, इस आधार पे आप भेदभाव कर सकते हो। सो क्या है, वो महिला और पुरुष है, ठीक है। तो समान रूप से जीविका का अधिकार जो अनुच्छेद 39 का ए में है। दूसरी बार बोला समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, 39 के डी में है, ठीक है। समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, 39 के डी में है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में, इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए इसको, ठीक है। क्या समान कार्य के लिए अगर महिला अगर किसी स्कूल में पढ़ाती है, पुरुष भी किसी स्कूल में पढ़ाता, तो ऐसा नहीं से महिला को 20,000, पुरुष को मतलब 25,000 देंगे, नहीं। दोनों अगर समान कार्य कर रहा है तो दोनों का मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसी आधार पर कुछ जो शिक्षा मित्र वाले जो शिक्षक जो थे वो भाई साहब कोर्ट चले गए, बोलेंगे नहीं जो सरकारी मास्टर जो वो भी 8 घंटा 6 घंटा क्लास लेता, हम भी 6 घंटा क्लास लेते हैं, जबकि उसका सैलरी 50,000 रुपया और हमको 15,000 रुपया मतलब काम करवा रहे हो, ठीक है। सही तो बात। सारे के सारे कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला नहीं भाई साहब, क्या अब ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप इसके आधार पे आप वो नहीं कर सकते, तो सीधे मतलब निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। तो इसी आधार को बना के समान कार्य का समान वेतन जो है, इसी आधार को बना के, ठीक है, बहुत लोग यहाँ चर्चा में रहता है आर्टिकल, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 39 का डी, समान अवसर और निःशुल्क कानूनी लेकिन सहायता, सर 39 39 का डी में जिक्र किया गया है तो मिलना चाहिए ना। इसको देखिए 39 के डी को अकेले तो शामिल करके नहीं, लेकिन कुछ आर्टिकल को इसमें और भी जोड़ते हैं ना, तो एक तरह से फंडामेंटल राइट बन जाता है, ठीक है। जो कि आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो उसमें मिलेगा, हम अपने नोट्स में है मेरे पास, हम बता देंगे आपको, ठीक है। कुछ आर्टिकल इसमें और भी शामिल होता है, जैसे आर्टिकल 14 को तो शामिल करेंगे, 39 का डी समानता का ठीक तो अधिकार है है। लागू, एक हाँ काम ठीक के है, लिए एक ही वेतन, ये तो ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल्स को अगर लागू करेंगे ना तो मतलब क्या होगा, वो मतलब एक तरह से ना, जैसे कि से कुछ लोग इसको आर्टिकल जस्टिफाई 16 कर को देते लागू हैं। करेंगे। हाँ वो 16 को लागू करेंगे, 14 भी होता है, एक और भी है, ठीक है। उस सबको मिला के उसको फंडामेंटल राइट में भी बना देते हैं, ठीक है। मैंने डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स को मिला के और फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल्स को मिला के अलग तरह के आर्टिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समान अवसर और निःशुल्क कानूनी सहायता 39 के में काम करने की न्यायोचित और मानवतावादी परिस्थितियां तथा प्रस्तुति सहायता इंपोर्टेंट है, 42 में कई बार पूछा है। आर्थिक और शैक्षणिक हितों पर विशेष ध्यान 46 में है। पोषण जीवन स्तर के मतलब बढ़ावा के देने के 47 में है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, तो ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इसको आपको ध्यान, महिला से संबंधित है, ठीक है, मतलब समाज से मुख्य रूप से संबंधित है। उसका एससी एसटी से, तो एससी एसटी और अन्य वर्गों के आर्थिक शैक्षणिक हितों में बढ़ोतरी करी जाएगी, आर्टिकल 46 याद रखेगा। पंचायत से कौन संबंधित है, पंचायत से 40 संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 40 है, जो कि मतलब नीति निर्देशक तत्व को प्रतिस्थापित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए मतलब क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्या करेगा, प्रयास करेगा, जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में आप देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको ग्राम पंचायत नहीं है, वहां पे विशेष प्रकार की संस्थाएं काम करती है। आप कितनी टायर सिस्टम रहेगी, 2 टायर सिस्टम रहेगी, 3 टायर सिस्टम रहेगी, 4 टायर सिस्टम रहेगी, इसके लिए भी स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जस्ट एग्जाम्पल गो वेस्ट बंगाल, देयर शुड बी 4 टायर सिस्टम, वहां पे कितने 4 स्तरीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं पे 2 स्तरीय भी है, कहीं पे ज्यादातर जगहों पे 3 स्तरीय, लेकिन बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टायर ऑफ सिस्टम को मतलब इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान कर जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। अगर राज्य अगर पंचायती राज के प्रावधानों को अगर लागू करेगी तो राज्य का शक्ति मजबूत होगा कि कमजोर होगा, राज्य ऐसे कंडीशन को अगर लागू करेगी तो राज्य मतलब मजबूत होगा कि कमजोर होगा, है मजबूत होगा। हाँ, अरे अपना पावर को आप किसी दूसरे आदमी के साथ बांट दीजिएगा तो मजबूत होइएगा कि कमजोर होइएगा। लेकिन मतलब वो देखा जाए, उद्देश्य देखा जाए तो मजबूत होगा ना, क्योंकि कैसे मजबूत होगा, कभी भी डीपीएसपी का प्रावधान को जब भी लागू होगा ना, राज्य की शक्ति कमजोर होगा, व्यक्ति की शक्ति मतलब मजबूत होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, सेंट्रल। अब जैसे राज्य के बात के, राज्य का पार्ट क्या, विधायक जो राज्य का पार्ट है, डीपीएसपी का प्रावधान में ग्राम पंचायत को लागू करते, विधायक का कोई पावर नहीं है, घूमते रहता, सारा काम मुखिया के पास चला गया, पंचायत के पास चला गया, ठीक है। विकेंद्रीकरण का प्रावधान जैसे ही मतलब लागू होगा, सेंट्रल क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है।
तो ये जो होता है राज्य को कमजोर करने की काम करती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। इसको बिहार में कहाँ था, 2006 में पंचायती राज अधिनियम बिहार में लेकर आता है, इससे पहले कहाँ घूम रहा था, नहीं था ना। जी। सरकार इसके लिए नियम 2006 में बनाती है। जब भी पावर को डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो राज्य का जो सेंटर का जो पावर जो होगा, उसका सेंटर का पावर ऑटोमेटिक क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 की बात करेंगे तो विशेष परिस्थितियों में काम करने, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य अपनी आर्थिक समर्था और विकास की सीमाओं के भीतर, ध्यान में रखिएगा, कंडीशंस नहीं है, इसे चाहिए राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। आप इसके ऊपर राज्यों को कटघरे में लाके नहीं साबित कर सकते। जब राज्य को कटघरे में लाके करेगी तो राज्य बोलेगा भाई साहब हम जो है आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है। क्या बोलेगा राज्य, हम आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है, हम आपको अभी इन चीजों को नहीं दे सकते, ठीक है, सिंपल प्रश्न, ठीक है। अगर ऐसे करें राज्य आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान है तो आपको राज्य जो है काम पाने के मतलब अधिकार को भी दे देगी, शिक्षा पाने के लिए, बेकारी की समस्या को, ठीक है, बुढ़ापा के समय में आपको बोल सकते विशेष प्रकार के स्कीम लेकर आ सकते, इसको वृद्धा पेंशन कहते हैं, मिलता ही है। आप बोलेंगे सर वृद्धा पेंशन तो आप बोल रहे हैं क्या बिहार में 400 रुपया मिलता है, जबकि किसी किसी राज्य में तो 1200 रुपया मिलता है, तब बोल सकते भाई साहब बिहार राज्य जो है आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए वृद्धा पेंशन में, ठीक है, मात्र आपको 400 रुपए देती है, जबकि महाराष्ट्र सरकार अधिक सामर्थ्यवान है तो आपको वृद्धा पेंशन में ज्यादा पैसा आपको देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है, तो राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, साथ ही सामाजिक अन्याय में सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। राज्य इसके लिए क्या करेगी, बच्चों को मतलब ध्यान में क्या देगी, तो बच्चों को जो बच्चे एसटी से आएंगे तो उनको मतलब, ठीक है, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएगी, मुफ्त शिक्षा में कुछ विशेष देगी। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को जब किताब जब बंटने की बारी आती थी, मुफ्त किताब दिया जाता था, हम लोग को नहीं मिलता था, ठीक है, जबकि हमारे मित्र जो होते थे उनको क्लास में मिल जाता था, उनको हर साल मतलब 1200 1400 रुपया पेंशन में मिल जाता था। हम लोग के समय में साइकिल बंटने का काम हुआ तो साइकिल किनको दिया गया, तो साइकिल एससी एसटी के बच्चों को दिया गया, फिर महिलाओं को दिया गया, ठीक है, हम लोग को नहीं दिया गया। सारे महिलाओं को किताब मिल जाता था, एससी एसटी बच्चों को मिल जाता था, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये मतलब राज्य का कर्तव्य होगा, जो समाज में काफी अधिक मतलब जो दबे हुए लोग हैं उनको मतलब एक समाज के मतलब धरातल पर लाने के लिए काम करेगी। और समाज के धरातल पर लाने के लिए कैसे लाएंगे, उनको विशेष सुविधा देना पड़ेगा। जो व्यक्ति का हाइट 6 फुट है, ठीक है, सेना में जाने के लिए 6 फुट हाइट है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को कैसे शामिल करेंगे जिनका एवरेज हाइट ही मतलब 5 फुट होता है, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके अनुसार मतलब नियम बना देंगे से चलो नॉर्थ ईस्ट के जो व्यक्ति जो होंगे उनके लिए 5 फीट सेना में हाइट रखा जाता है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 6 फुट रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन का कुछ कुछ विशेषाधिकार देकर राज्य वैसे लोगों को मतलब ऊपर ले लाने की कोशिश करेंगी जो कि बहुत से वर्षों से मतलब समाज में मतलब एक नीचे के तत्व में लोग रहे और उनका मतलब अभी भी मतलब उनका स्तर जो है काफी मतलब क्या है नीचे है, ठीक है, तो उनको विशेष अवसर देने का काम करेगी राज्य, ठीक है, वो आर्टिकल 46, ठीक है। कैसे वर्गों के, कमजोर वर्गों के, ठीक है, और ऐसे वर्गों में महिलाओं को भी राज्य शामिल कर लेते हैं, ठीक है, किसको शामिल कर लेगी, महिलाओं को भी शामिल कर लेगी, ठीक है। तो हमें हमेशा जो होता है ना, हमारा जो हमेशा जो आरक्षण जो होता है ना, देखिए आरक्षण समान वर्गों में, ठीक है, समान रूप से काम करता है, ठीक है, और समान वर्गों में समान रूप से काम नहीं करेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो ध्यान रखिए जब महिलाओं को जब आरक्षण देंगे तो बोलेंगे क्या सभी महिलाओं के लिए एक जैसा होगा, नहीं, महिलाओं में लिख लेंगे बीसी महिला है, महिलाओं में निकाल लेंगे ईबीसी महिला है, महिलाओं में निकाल लेंगे क्या जनरल निकाल लेंगे, महिला में भी निकाल लेंगे ईडब्ल्यूएस निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले टोटल ओवरऑल में महिलाओं का आरक्षण मिलेगा 33% सीट अप्रोक्स को बात बोल रहे हैं, 33% सीट में भी इस आधार पे आरक्षण होगा, ठीक है। तो हमेशा आरक्षण की प्रक्रिया जो काम करेगी समान वर्गों में समान रूप से काम करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो महिला क्या है, तो सबसे पहले पुरुष से महिला को अलग करेंगे, फिर महिला के अंदर से भी महिला को अलग करेंगे, ठीक है, इसमें से भी अलग करेंगे। जैसे बीसी में बात करेंगे तो कुछ लोग हो जाएगा कैसा, जो कि सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वैसे लोगों को अलग कर देंगे। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे लोगों को अलग, मतलब अजीब तरीके से काम करेगा। आरक्षण के डिबेट पे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अभी इसको जानेंगे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे 41 क्या कहते हैं, निष्पक्षता एवं स्थिति में काम करने,
शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। 48 के में पर्यावरण की बात कही गई है, पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार, राज्य का काम होगा। बालक की बात करेंगे तो बालकों के शोषण से रक्षा तथा इन्हें आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर ऐसे रोजगार में जाने से रोकना। ठीक है, बच्चे किसी इस प्रकार का काम नहीं कर पाए, कोई ऐसे मतलब खतरे वाले चीजों में काम करने ना चला जाए। ठीक है, तो ये तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको फंडामेंटल राइट में भी देखने को मिलता है। आर्टिकल्स कितना 23 है। ठीक है, उसी तरह का यहाँ पे 39 के ई में भी मतलब रखा गया, मतलब जो भी कार्य करे बालक उनके मतलब उम्र के अनुकूल हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 14 साल के बच्चे को आप क्रेन चलाने के लिए बोल दीजिए, भले ही उसको आता हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसकी उम्र सीमा नहीं है। बालकों को स्वतंत्र गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास, ठीक है, अवसर और सुविधाएं देना, और बालकों एवं नव युवक के व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना 39 का एफ कहता है। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु, ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु। ठीक है, 6 वर्ष से अधिक आयु में फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा, जो कि 11वां नंबर का कर्तव्य है, जो कि 2002 से ये प्रभावी है। ठीक है, ध्यान रखिए। बाल्यावस्था का देखभाल करने के लिए आर्टिकल्स 45 आंगनबाड़ी केंद्र आता है ना। ठीक है, और भी बहुत सारी संस्थाएं होती है, यही सारे काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पशुपालन, राज्य कृषि और पशुपालन के आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से गाय और बछड़ों। ठीक है, इसी के लिए आप देखेंगे बहुत सारे राज्य बोलता है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, गौ हत्या पे प्रतिबंध किस आर्टिकल्स में लगाया गया है? राज्य वैसे पशुओं का संरक्षण करने की बात करेगी जो कि समाज के हित के लिए क्या है, जरूरी है, जैसा कि गाय हो गया, बछड़ा हो गया, अन्य दुधारू पशु हो गया। पशुओं को ऐसे पशुओं के नस्ल को नष्ट होने से मतलब बचाव करेगी, जो कि हमारे समाज के लिए जरूरी है। ठीक है, उनके सुधार में काम करेंगी, उनके वध पे भी मतलब क्या करेगी, रोक लगा देगी। ठीक है, तो आर्टिकल 48 की बात करेंगे तो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाता है, जो कि राज्य का कर्तव्य होगा। इसलिए संपूर्ण भारत में गौ हत्या पे एक साथ प्रतिबंध लगाने की बजाय राज्य अपने स्तर से मतलब क्या करती है, इसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंध है, बहुत सारे राज्य इसके लिए मतलब क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यही सारी चीजें थी जो कि डीपीएसपी से थी। तो इसी तरह के क्लास आपको पेड क्लास में लेके करवाया जाता है, सारे चीजों को टॉपिक बाय टॉपिक आपको रिवीजन